In this video, we are discussing about the quality and standards of Helios Coaching. Helios Coaching Himachal, that is a prestigious name in the field of various competitive examination. We are famous due to our online and offline classes, the quality of our study material, and the way that our faculty member explains the toughest topic in very crisp, simplest, and in a very practical way. हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं अजय जोशी, जनरल स्टडी फैकल्टी इन हिलियोस कोचिंग हिमाचल, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कुछ फैक्ट्स और कुछ प्रूफ्स के थ्रू कि किस तरीके से एग्जाम के पैटर्न को समझने के बाद और उसे एग्जाम की डिमांड को पूरा का पूरा एनालाइज करने के बाद हमारे बनाए गए स्टडी मटेरियल, बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद बनाए गए करंट अफेयर्स और हमारी फैकल्टी के सालों के एक्सपीरियंस और उनके एफर्ट्स किस तरीके से वेरियस एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट होते हैं। अभी 2024 में यूपीएससी और एचएएस जैसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो स्टडी मटेरियल है उसमें से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 40 से 50 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको आपके लिए यूपीएससी 2024 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और हम उसको अपने स्टडी नोट्स के हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन हमारे क्लासरूम स्टडी नोट्स के साथ रिजेंबल होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हो, पूछा गया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, इसके बारे में डिफाइन करना है। पूछा गया है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नोट्स में हमने लिखा हुआ है कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। ये एक विमेन के लाइफ स्पैन में उसकी इन एवरेज जो चिल्ड्रंस को वो बर्थ देती है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इस डेफिनेशन को डायरेक्टली आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, पूछा गया है कि जो आपके फ्यूल सेल से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं उनमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। हमारी हीलियोस कोचिंग की एक करंट इश्यूज की मैगजीन आती है, ठीक है, बहुत ही डीपली एनालाइज करके बहुत ही एफर्ट्स के बाद ये प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, और उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो आपके फ्यूल सेल से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं उसका एंड प्रोडक्ट होता है आपका वाटर वेपर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि ये कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो आपकी विंड वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होती है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट जो है हमारे इस नोट्स के साथ बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच करती है। कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है जो आपका कोरियोलिस फोर्स होती है वो इक्वेटर के ऊपर 0 होती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ चलेंगे उसकी इन स्पीड जो होती है या फिर वैल्यू जो होती है कोरियोलिस फोर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है, जो कोरियोलिस फोर्स की स्पीड होती है या फिर वैल्यू होती है वो पोल्स के ऊपर मैक्सिमम होती है। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है 21 जून के बारे में, और ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप पिछले 3-4 सालों को अगर एनालाइज करोगे तो ये क्वेश्चन जो है हर बार किसी ना किसी फॉर्म में वर्डिंग को चेंज करके यहाँ पे पूछा गया है। इस बार की जो वर्डिंग थी वो 21 जून के बारे में ये पूछा गया था कि सन की लाइट 12 घंटे से ज्यादा कौन कौन से लैटिट्यूड के ऊपर पड़ती है। तो हमें पता है, ये हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर उस टाइम पे सूरज होता है। ये अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हमें पता है सनलाइट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में डायरेक्टली जो है वो रे पड़ती हैं अर्थ के ऊपर। तो अगर 21 जून है मतलब समर सॉल्स्टिक है, तो आपका जो दिन होगा वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज्यादा होगा। दिन ज्यादा होने का मतलब क्या है, जो सनलाइट है वो 12 घंटे से ज्यादा पड़ रही है। और हमें ये भी पता है कि पोल्स के ऊपर 6 महीने के लिए दिन होता है और 6 महीने के लिए रात होती है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सबसे ज्यादा लाइट पड़ती है इस दिन और आपकी आर्कटिक सर्कल पे। तो 2 और 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे, सॉरी 4 ऑप्शन जो है वो डी में आता है, तो आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी एटमॉस्फेयर में जो आपका ट्रोपोस्फियर होता है वो जो होता है इक्वेटर के ऊपर उसकी विड्थ ज्यादा होती है और पोल्स के ऊपर जो है उसकी विड्थ कम होती है। ऐसा क्यों होता है, ये देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन हमारे नोट्स में लिखा हुआ है कि जो आपका पोल्स होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कि आपकी जो विड्थ होती है ट्रोपोस्फियर की वो 6 से 8 होती है और आपके इक्वेटर के ऊपर 18 होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। और हमें ये भी पता है क्योंकि आप अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि सनलाइट जो है
वो डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ रही होती है आपके इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। जब हीट ज्यादा होगी तो विंड जो है वो ज्यादा गर्म होगी और ज्यादा हाइट तक जाएगी ऊपर। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट, ये हमने ऑनलाइन हमारे जो क्लासेस है उसमें एक्सप्लेन किया था आइसो बार्स और आइसोथर्म्स के बारे में। ठीक है, तो आइसोथर्म के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि आइसोथर्म जो होते हैं वो आपके जनवरी महीने में जो है वो नॉर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं अगर वो ओशन में है, और साउथ की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं अगर वो कॉन्टिनेंट में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका कॉन्टिनेंट है यूरोपियन, ठीक है ना, और ये आपका ओशन है अटलांटिक वाला, बीच वाला जो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो बिल्कुल सही है। जो नॉर्थ वर्ड शिफ्ट करता है आपका ओशन में, और जैसे ही ये कॉन्टिनेंट में आया तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो और साउथ वर्ड डिफ्लेक्ट करता है आपका कॉन्टिनेंट से। तो डायरेक्टली डायरेक्टली हमने क्लास में ये समझाया था, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम एग्जाम में के को इजी करने के लिए, या टफेस्ट जो हमारे रोट लर्निंग वाले टॉपिक्स होते हैं जिसमें रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट चलता है, उसको भी बहुत ही अच्छे क्रिस्प मैनर में समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम कुछ निमोनिक्स के थ्रू इसको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि जो ट्रिब्यूटरीज के आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसको अरेंज करना था। तो ये देख सकते हो हमारे क्लासरूम बोर्ड के ऊपर हमने यहाँ पे एक निमोनिक बनाया था। क्या था? रमा घूमती हुई घाघरा गंदा मत कर। तो इस हिसाब से सबसे पहली रिवर कौन सी होगी आपकी? रामगंगा। उसके बाद आपकी आ जाएगी आपकी घोमती, फिर घघरा, फिर उसके बाद गंडक, गंदा मत कर। ठीक है ना? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर। ठीक है जी। और इस हिसाब से हमने जो है यहाँ पे प्रयागराज के भी जो है वो एक तरीके से निमोनिक्स बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे अलग अलग रिवर्स जो है वो आपकी अलकनंदा में मिलती है। ठीक है ना? जैसे धौली गंगा अगर अलकनंदा में मिलती है तो उस प्रयाग को क्या कहते हैं? नंदाकिनी। और अलकनंदा मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका भी निमोनिक बनाया है। जैसे कि यहाँ पे देव डीएवी के ग्राउंड में नान खाकर पीए पीए के मतलब पाक को मार मार कर बैड हाल कर देंगे। तो इस तरीके से हम चीजों को सिंपलेस्ट वे में भी समझाने की कोशिश करते हैं अपने क्लासेस में। नेक्स्ट, ये देखो मैप्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाती है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नॉर्दर्न सी के साथ जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो नॉर्दर्न सी के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है नॉर्वे और आपका जर्मनी। नॉर्वे और जर्मनी यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन में डाला गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जर्मनी और नॉर्वे। बाकी फिनलैंड और रशिया इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस में हम माउंटेन्स के बारे में बताते हैं। इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही चालाकी से यहाँ पे एक वर्ड को चेंज कर दिया गया है। आपको पता है यहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका में यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है हमारे पास नॉर्दर्न अमेरिका, और उसके बाद है ये हमारे पास साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपके एंडेस है, साउथ अमेरिका में आपके एंडेस है बिल्कुल। नॉर्थ अमेरिका में आपके जो है वो अप्लाचिन है, यहाँ पे अप्लाचिन लिखा हुआ है, और ये दोनों क्या है? फोल्ड माउंटेन है। तो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं फोल्ड माउंटेन थे दोनों। लेकिन अगर हम बात करें यूरोप में एल्प्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोप। ठीक है, यूरोप में यहाँ पे देख सकते हो आप एल्प्स। लेकिन यहाँ पे आपका जो माउंटेन है वो आपकी फोल्डेड माउंटेन नहीं है, सॉरी ब्लॉक माउंटेन नहीं है, फोल्डेड माउंटेन है। तो ये ऑप्शन जो है वो ये गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से, और हमें पता है जो वॉयगस जो माउंटेन्स है वो आपके रशिया में पाए जाते हैं, ना कि सेंट्रल रशिया में नहीं, ये फ्रांस में पाए जाते हैं, ना कि आपके एशिया में। तो उस हिसाब से आपके पास दो ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, ये देखो हमारे पास पूछा गया है कि अगर स्पीकर जो है वो रिजाइन कर देता है तो उसके बाद किस तरीके के यहाँ पे हमें सरकमस्टांस देखने को मिलते हैं। तो अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजाइन कर देता है तो वो प्रिसाइड नहीं करेगा, ये पहला ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप हमारे उसमें लिखा हुआ है कि वो जो होता है वो प्रिसाइड नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है उसको राइट ऑफ स्पीच भी नहीं होगा। तो ये तो आपको पता है, स्पीच तो कर सकता है, वो बोल तो सकता है, लेकिन वो प्रिसाइड नहीं करेगा। तो एक ऑप्शन ठीक है आपका। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू स्पीक टू वोट इन अ फर्स्ट इंस्टांस। तो ये देखो हमने क्लास में इसको हाईलाइट भी बताया था कि यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, और वही चीज यहाँ पे पूछी जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टांस में ही वोट करेगा, जो कि आपके नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पास ए। उसके बाद अगला है हमारे पास जो आपके पार्लियामेंट होती है उसमें जो लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाए तो उसके क्या क्या केस बनते हैं,
बिल के ऊपर जो कि लोकसभा में रिप्रेजेंट किए गए थे। तो पहला ऑप्शन है आपका कि जो लोकसभा में जो बिल पेश किया जाता है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो लैप्स हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हो ये है, और यहाँ पे देख सकते हो बिल पेंडिंग इन द लोकसभा बिल लैप्स, तो बिल्कुल सही है ये हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा में पास हो जाएगा लेकिन पेंडिंग राज्यसभा में, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका लैप्स। तीसरा ऑप्शन क्या है कि अगर वो प्रेसिडेंट ने जो है वो उसके लिए उस बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुला दी है तो वो बिल जो है लैप्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है आपके नोट्स में, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर ज्वाइंट सिटिंग बुला ली गई है तब वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, नॉट लैप्स। तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारे 1 और 2 जो ऑप्शन वो सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, ये भी हमारी मैगजीन से, हमने यहाँ पे अपनी मैगजीन में इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज और एक साल के बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो आपके क्वेश्चंस जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं उसको डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हमें एक ही फैक्ट यहाँ पे पता होता कि ये जो है हमारी मित्र शक्ति एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ कंडक्ट की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है बांग्लादेश के साथ, तो अगर एक ऑप्शन को हम इलिमिनेट कर दें तो पहला भी इलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास डी आ जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि प्रोहिबिशन जो होता है, ये जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसके लिए इशू करती है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन देख सकते हो, प्रोहिबिशन जो है वो लोअर कोर्ट के ऊपर इशू किया जाता है, तो लोअर कोर्ट इस ऑप्शन में है, तो राइट आंसर इज सी। उसके बाद एक्ट जो 1935 का जो एक्ट है उसके बारे में पूछा गया है कि ऑल इंडिया फेडरेशन का यहाँ पे प्रोविजन डाला गया था, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन यहाँ पे था। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि फेडरेशन को यहाँ पे आपके डिफेंस और मिलिट्री के जो है फॉरेन के अफेयर नहीं दिए गए थे, तो ओनली 1 ऑप्शन इज राइट। अगेन यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में पूछा गया है कि रिसेंटली 2023 में जो है वो कौन कौन सी साइट्स को हमारे यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था, तो आप इस मैगजीन में पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी 41st और 42nd जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो 2023 में, एक थी होयासाला के टेम्पल और दूसरा था शांति निकेतन, तो यहाँ पे एक होयासाला और दूसरा शांति निकेतन, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे बस यही पूछा गया कि ओनली 1 इज करेक्ट और 2, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, बाकी यहाँ पे 2023 में ऐड नहीं किए गए हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे करंट अफेयर से भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद ये तो बहुत ही, अगर हम ये क्लेम ना भी करें कि हमारे नोट से आए हैं, तो ये तो जनरल आपकी प्रेडिक्शन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है या फिर आर्टिकल 360 के अंडर अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसमें वो एडिशन भी हो सकता है, कुछ आपका मॉडिफिकेशन भी हो सकता है और कुछ को डिलीट या रिपील भी किया जा सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में भी लिखाया हुआ है कि ये आपका पार्ट 20 में आता है और आर्टिकल कौन सा है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन आपकी, तो मनी बिल के बारे में पूछा गया है कि मनी बिल जो है वो आपका 109 नंबर आर्टिकल में, ये भी हमारी जनरल प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका मनी बिल के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है 110, और एक ऑप्शन को अगर आप इलिमिनेट करते हो, हम क्लास में साथ साथ में सिर्फ पढ़ाते नहीं है, साथ साथ में ये भी बताते हैं कि किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से आपको ऑप्शंस को हैंडल करना है और इलिमिनेशन मेथड या फिर अलग अलग मेथड से किस तरीके से आप आधी इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ भी राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इलिमिनेट करते हो तो ए बी इलिमिनेट हो गया, सी बी इलिमिनेट हो गया और आपका डी बी, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद ये वाला करंट अफेयर से ही है, हम जो डेली करंट अफेयर भी हम डिस्कस करते हैं द हिंदू के थ्रू, और उसमें एक टॉपिक आया था जिसके थ्रू हमने ये बताने की कोशिश की थी कि मिलिट्री की रैंक्स क्या क्या होती हैं, और मिलिट्री की रैंक्स तो यहाँ पे पता चल गया, लेकिन हम क्या करते हैं साथ साथ में एक ही करंट अफेयर को 360 डिग्री एंगल से भी उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी पेरिफेरी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी बताया था क्लासेस में कि किस तरीके से फर्स्ट स्टेज होती है वो मिलिट्री में डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल होता है, फिर प्लेटून, फिर उसके बाद कंपनी, फिर उसके बाद बटालियन आती है, फिर ब्रिगेड आती है, फिर डिवीजन, फिर कोर होती है और लास्ट में आती है कमांड्स होती है, जैसे नॉर्थ कमांड, सेंट्रल कमांड, इस तरीके से। तो उसके हिसाब से आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी सिंपल आपकी म्यूनिसिपैलिटी के पार्ट्स के बारे में पूछा गया है, पार्ट नंबर कह रहे हैं ये 9A में होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट करवाया गया पोर्शन है
कि जो आपका पार्ट 9A है, इसी में हमारे जो 74th अमेंडमेंट है म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया था और आर्टिकल भी बताया गया है। अभी हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो आपका पार्ट नंबर 20 में आता है, तो इस हिसाब से और इमरजेंसी वाला प्रोविजन भी हमने क्लास नोट्स में कवर किया हुआ है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पे 21 नंबर आर्टिकल के बारे में पूछा गया था कि कौन से मतलब पूछा गया था कि कौन से आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी, तो आप देख सकते हो राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका 21 नंबर आर्टिकल में कवर किया जाता है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये तो वो क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, और भी काफी क्वेश्चन थे। और इसके अलावा हम क्लासेस में इस तरीके की डिस्कशन करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर टॉपिक को हर एक तरीके से मेंस के एंगल से, चाहे वो आपके इंटरव्यू के एंगल से, चाहे वो आपके प्रीलिम्स के एंगल से, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी की पूरी वीडियो के बाद आपको यही कन्वे करूंगा कि अगर आप अपने ड्रीम्स को पंख देना चाहते हो, अपने सपनों को पंख देना चाहते हो, तो आपको अपने होम एनवायरनमेंट से या अपनी स्टेट से निकलकर मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी में जाकर बहुत ही लाखों लाखों रुपए खर्च करने के बाद इस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने शहर में, आपके अपने स्टेट में इस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है और आपको हम बिल्कुल पूरे मन से, पूरे एफर्ट से आपके ड्रीम तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से फिर से एक तरीके से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने इस वीडियो के थ्रू ये एनालाइज कर सकते हो और अपने ड्रीम्स को पंख देने के लिए, अपने ड्रीम्स को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हो। और फर्दर डिटेल के साथ आपको इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप हमारी जो है फैकल्टी से या फिर आपके काउंसलर से जो है वो आप फर्दर डिटेल ले सकते हो हमारे कोर्सेज के बारे में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।